हेलो एवरीवन, वेलकम। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टेम्पलेट बेस्ड सीरीज, जहाँ पे मैं आपको फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराऊंगा ताकि उस फ्रेमवर्क को यूज करके आप कंटेंट को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आज हमारा पार्ट वन होगा। मैं इसके साथ साथ आपको एग्जाम्पल्स केस लॉज, ये सारा चीज़ें भी प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आपको ज़्यादा इधर उधर भटकना ना पड़े। और पहले से मैं एक और सीरीज चला रहा हूँ, इंट्रो कंक्लूजन बेस्ड। ठीक है, तो उसको भी आप जरूर देखें। और उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चलिए आज से ये शुरू करते हैं। और कुछ दिन बाद एग्जाम से 5-7 दिन पहले एक और सीरीज लेकर आऊँगा जो आपका क्विक रिवीजन बेस्ड होगा। वो सिर्फ आप 3 से 4 घंटे में एक सब्जेक्ट आप टोटल रिवाइज कर लोगे। ठीक है, तो वो अभी कुछ दिन बाद लाऊंगा। तो आज से अभी ये शुरू करते हैं टेम्पलेट बेस्ड सीरीज जो रिवीजन सीरीज टाइप का है। तो फर्स्ट पार्ट में होगा, हम लोग क्या देखेंगे, पॉलिटी देखेंगे। पॉलिटी में मुझे सबसे इंपॉर्टेंट एक लग रहा है टॉपिक, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं। तो इसका इंट्रो में आप क्या लिखोगे, मैंडेटरी है आपको लिखना। आर्टिकल 324 का आप जिक्र करोगे ही करोगे। क्यों है, क्यों इलेक्शन कमीशन, फिर इसके बाद देखो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्यों फॉर्म हुआ है, इंश्योर करने के लिए फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। और अब तक क्या किया है, इसका कुछ अचीवमेंट भी देख दो। टैकल्ड माल प्रैक्टिसेस, वोटर फ्रॉड, पॉलिटिकल करप्शन, है ना। और अभी कुछ चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस लाइक मनी पावर, मिस इंफॉर्मेशन, ईटीसी। तो ये तीनों चीजों को कंबाइन करके आप एक शॉर्ट इंट्रो आप प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देख लो लीगल फ्रेमवर्क दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क अंडर आर्टिकल 324। कंडक्ट इलेक्शन, ये आपको पता है किसी किसी इलेक्शन कंडक्ट कराना है, आपने प्री में पढ़ चुका है ऑलरेडी। उसके बाद क्या करना है, प्रिपेयर एंड रिवाइज इलेक्टोरल रूल्स, एमसीसी इन्फोर्समेंट, सुपरवाइज ईवीएम एंड वीवीपैट यूज, रेगुलेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। इतना आप देकर और एक एक पॉइंट यहाँ पे अपना मेंशन करते जाना। ठीक है, ये आपका मैंने फ्रेमवर्क प्रोवाइड करा दिया। आगे देखते हैं इसका चैलेंजेस क्या है। कुछ तो चैलेंजेस फेस कर रहा होगा ना। पहला क्या है, इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड मसल पावर। ठीक है, मनी है, इसी कारण सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया कौन सा, इलेक्टोरल बॉन्ड जो स्कीम था उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया है। उसके बाद पॉलिटिकल इंटरफेरेंस चल रहा है, अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। फेक न्यूज एंड इलेक्टोरल मैनिपुलेशन चल रहा है, यूज ऑफ डीप फेक। इससे क्या करना, क्या हो रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लोअर वोटर टर्नआउट है अर्बन एरियाज में। जैसे एग्जांपल में देखो 55% मुंबई में ही मुंबई में वोट हुआ था, डिस्पाइट एक इलेक्शन कमीशन का एक इनिशिएटिव है, SVEEP इनिशिएटिव। ठीक है, तो ये सारे क्या है, चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। तो ये सारा पॉइंट आप लिखोगे, उसमें एक एग्जाम्पल्स आप डाल दोगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन एक पूछा हुआ था कि जो इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड है, EPIC, उसका क्या रोल है, कैसे वो मतलब स्ट्रेंथ कर रहा है हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस को। तो उसमें मैंने आर्गुमेंट जो फेवर में दिया गया उसमें देखो, प्रिवेंट कर रहा है इलेक्टोरल फ्रॉड। जैसे 2024 का तेलंगाना असेंबली इलेक्शन हुआ था ना, उसमें फेक वोटर आईडी कार्ड का क्रैकडाउन किया गया। क्या सेकंड देखो, इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड क्रेडिबिलिटी, इंक्रीज वोटर पार्टिसिपेशन। आप एग्जाम्पल सब पढ़ते जाना। ठीक है, ज्यादा मैं डिस्कस नहीं कर सकता, अगर वीडियो क्या होगा, लॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ का स्ट्रेंथ इन इलेक्टोरल रोल मैनेजमेंट। फिफ्थ का इनेबल करता है डिजिटल एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। और इसका कुछ आर्गुमेंट अगेंस्ट में भी है। पहला क्या होगा, एक्सक्लूजन ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। जैसे 2024 का जो इलेक्शन था लोकसभा का, जिसमें कुछ दिल्ली में काफी सारे होमलेस लोग थे, उनका आईडी प्रूफ नहीं था, तो उनको क्या हुआ, एक्सक्लूड कर दिया गया, उन्हें वोटिंग का राइट नहीं दिया गया। उसके बाद ईरर इन वोटर लिस्ट है। ये आसाम इलेक्शन हुआ था 2023 में, उसमें काफी सारे जेन्युइन वोटर्स थे ना, उनको वो बाय मिस्टेक एक्सक्लूड हो गए थे। फॉर्जरी एंड आइडेंटिटी थेफ्ट, डिपेंडेंसी ऑन ब्यूरोक्रेसी, डिजिटल डिवाइड एंड एसेसिबिलिटी इशू। अब जैसे एल्डर्स है, रूरल वोटर्स है, उनके लिए क्या है, ये डिजिटल डिवाइड का इशू होगा ना। तो ये हो गया, तो आर्गुमेंट इन अगेंस्ट हम दे दिए।
अब इसमें वे फॉरवर्ड क्या दे सकते हो? तो वे फॉरवर्ड में मैंने क्या लिया, मैंडेटरी वोटिंग विथ इंसेंटिव। अगर ये यूज किया जाए तो शायद जो वोटर टर्नआउट का जो हम फेस कर रहे हैं वो इंक्रीज होगा। लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड सिंगापुर का केस स्टडीज है, यहाँ पे किया जाता है, यहाँ पे वोटर टर्नआउट अच्छा देखा गया है। उसके बाद दे सकते हैं सेट अप फास्ट ट्रैक इलेक्शन ट्रिब्यूनल टू डील विथ इलेक्शन डिस्प्यूट। ठीक है। थर्ड में लिखो इनहेंस ईवीएम सिक्योरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी लाइक ब्राजील, स्टेट फंडेड इलेक्शन टू इंश्योर लेवल प्लेइंग फील्ड, है ना। ग्रांट लीगल पावर टू ईसीआई टू ऑडिट एंड रेगुलेट पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग, एआई ड्रिवन फेक न्यूज डिटेक्शन टीम लाइक साउथ कोरिया। अब थोड़ा देख लेते हैं जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट का कुछ जजमेंट भी आया है इस इलेक्शन प्रोसेस को सही करने के लिए। तो एडीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002 का केस है। इसमें क्या हुआ था, डिस्क्लोज एसेट इन क्रिमिनल केसेस इन नॉमिनेशन पेपर। पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नोटा का इंट्रोडक्शन किया गया था। अभिराम सिंह वर्सेस सीडी कमनचेन, इसमें क्या गया था कि वोट वोट को एनल्ट कर दिया जाएगा अगर आप रिलीजन के बेसिस पर अगर वोट आप मांगते हो। तो ये जितना जो मैंने दिया ना, इसमें आप इलेक्शन कमीशन से कैसे भी तरह का क्वेश्चन आएगा ना, आप इजिली हैंडल कर लोगे। बस इतना आप इसको रट लेना। ठीक है। अब एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में इंट्रो में पहले दे चुका हूँ, आप वीडियो देख लेना इंट्रोडक्शन कंक्लूजन वाला। अभी इसका इंपॉर्टेंस मैं दे देता हूँ। इंपॉर्टेंस क्या है, इंश्योर करता है रूल ऑफ लॉ, इलेक्टोरल बॉन्ड को स्ट्रक डाउन किया एडीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट, नाज फाउंडेशन केस आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी। ठीक। स्ट्रेंथ करता है डेमोक्रेसी एंड सेकुलरिज्म, सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। यहाँ पे क्या हुआ, ट्रिपल तलाक को बैन किया और इसमें क्या किया, अपहेल्ड जेंडर जस्टिस को क्या हुआ, अपहेल्ड किया है। ठीक है। इससे क्या हुआ, डेमोक्रेसी क्या हुआ, डेमोक्रेसी मजबूत हुआ और सेकुलरिज्म को भी क्या हुआ, प्रमोट किया। बैलेंस करता है इंस्टीट्यूशनल पावर्स, चेक एंड बैलेंस लाता है। स्ट्रक डाउन कर दिया गया एनजेएसी एक्ट, जो कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ था ना, एनजेएसी एक्ट, उसको हटाया गया। ठीक है। प्रोटेक्ट करता है माइनॉरिटी एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। ईडब्ल्यूएस कोटा रिजर्वेशन लाया गया, है ना। जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में क्या हुआ, इसको वैलिड करार दिया गया। चैलेंजेस क्या है, जुडिशियल ओवररीच भी हो जाता है वर्सेस पार्लियामेंट्री सुपरमेसी। जुडिशियल ओवररीच में देखो, अभी पहले हमने इलेक्शन का क्वेश्चन पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, नोटा इंट्रोड्यूस किया था। वो क्या, ये सब काम क्या है, पार्लियामेंट का काम है ना, पार्लियामेंट का काम है ना कि जुडिशियरी का काम है। तो यहाँ पे इशू एक आता है, क्रिएट होता है। यहाँ पे एग्जांपल डाल सकते हैं, मॉब जस्टिस वर्सेस इरोजन ऑफ रूल ऑफ लॉ। काफी सारी जगह क्या होता है, मॉब जस्टिस ही दिया जाता है लॉ को इग्नोर करके, है ना। आप कुछ भी एग्जांपल्स डाल सकते हो मॉब जस्टिस में, काफी सारा एग्जांपल्स आपके सामने दिख जाएंगे। फिर देखो करप्शन एंड इंस्टीट्यूशनल वीकनेस है। अभी देखो जैसे दिल्ली का जो लिकर पॉलिसी स्कैम था वो हाईलाइट हुआ, है ना। इससे क्या हुआ, करप्शन क्या है, करप्शन है और इंस्टीट्यूट का वीकनेस है ना। फेलुअर एंड वीक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज, जैसे एनआरसीसी का, यूसीसी का डिबेट जो चल रहा है अभी। बस इतना ही आप लिखना, इसमें सारा पॉइंट इंक्लूड होगा। ये अगर क्वेश्चन आता भी है तो शॉर्ट फॉर्म में 8 है 7 मार्क्स का जो क्वेश्चन जो आता है ना, उसी में आ जाए। ठीक है। जुडिशियल ओवररीच मैं बॉडी प्रोवाइड करा देता हूँ। बॉडी में क्या क्या लिखोगे, फर्स्ट क्या है, प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट एंड डेमोक्रेसी। अगेन रामलीला मैदान का केस डाल देना यहाँ पे। राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट आर्टिकल 19। फिल करता है गैप्स इन गवर्नेंस, जैसे सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन आया था पुलिस रिफॉर्म पे, केस था प्रकाश सिंह केस था। थर्ड क्या, चेक एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एक्सेसेस, क्या वही पुट्टा स्वामी केस का राइट टू प्राइवेसी वाला सीन यहाँ है, तो उसको आप एग्जांपल्स में डाल सकते हो। एक्सटेंड करता है रूल ऑफ लॉ, अगेन एक्सपांडेड द राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 मेनका गांधी केस। इंश्योर करता है पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन इन पब्लिक इंटरेस्ट। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ था यमुना रिवर को क्लीन करने के लिए, दिल्ली और हरियाणा रिवर का दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था। तो ये भी क्या हुआ, यहाँ पे मैंने क्या हुआ, पॉइंट लिखा और यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स लिखा। पॉइंट पॉइंट भी दे दिया, जस्टिफाई भी कर दिया मैंने एग्जाम्पल के साथ। निगेटिव में देखो क्या है, वायलेट करता है सेपरेशन ऑफ पावर्स, जैसे
काफी पहले हुआ था क्या, लिक्विड शॉप ओपन करने का हाईवे के पास, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करके इसको बैन कर दिया गया, कर दिया। क्या करता है, अंडरमाइन करता है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को, है ना, डिले करता है जुडिशियल प्रोसेस को, डिले करता है। अब जैसे नीट में क्या हुआ था ना, ग्रेस मार्क दे के मेडिकल प्रोसेस, मेडिकल में वो किया था, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ, प्रोसेस क्या हुआ, और डिले ही हुआ ना। तो क्या करता है, जुडिशियल प्रोसेस को क्या करता है, डिले करता है। ये क्या है, नॉट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, इससे क्या हुआ, जुडिशियल का एडवेंटरिज्म नहीं होना चाहिए। अब जैसे देखो, सेक्सुअल हरासमेंट लॉ बनाया गया था, ये पार्लियामेंट के द्वारा नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने ही बनाया था, विशाखा जो गाइडलाइंस दिया गया था उसमें, ठीक है। तो ये भी क्या है, जुडिशियल एडवेंटरिज्म है ना। आप, आपका ये पावर नहीं है, बट फिर भी आप इसमें इंटरफेयर कर रहे हो। वे फॉरवर्ड आप दे देना, गवर्नमेंट शुड एक्ट प्रोएक्टिवली, ट्रांसपेरेंट जुडिशियल कंडक्ट होना चाहिए, क्लियर लॉ होना चाहिए टू अवॉइड जुडिशियल इंटरप्रिटेशन गैप, कोर्ट शुड इंटरवेन व्हेन फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड। हाँ, कोर्ट शुड ओनली इंटरवेन। अब पॉलिसी में आप इंटरवेन करने की क्या जरूरत है, अगर फंडामेंटल राइट अगर वायलेट हो रहा है तो कोर्ट को क्या करना चाहिए, इंटरवेन करना चाहिए। अब जो मैंने बस सिर्फ एक पॉइंट वाइज दिया है, लेकिन आप जब आंसर लिखोगे तब वहां पे डायग्राम्स वगैरह बना देना, ऐसे वाला डायग्राम बना देना, ऐसे वाला डायग्राम बना देना, या फिर जब जुडिशियल लॉ अगर कुछ दिखाना होगा तो ऐसे वाला डायग्राम, ताकि वो क्रिएटिव सो मोनोटोनस टाइप का ना लगे, ठीक है। अब देखो बेसिक स्ट्रक्चर, काफी क्विक लेके चलता हूँ, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर, पहला क्या है, सोचो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, माइंड में लाओ, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट का जो है उसको देख लो। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट, इट्स स्पिरिट मस्ट बी प्रिजर्व व्हाइल अडॉप्टिंग टू चेंज इट्स स्पिरिट। देखो यही हो गया, यही हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। जो स्पिरिट है वो उसको प्रिजर्व करना है, अगर चेंज अगर इसको कर रहे हैं तो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पॉजिटिव क्या है, प्रिवेंट करता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, लाइक स्ट्राइकिंग डाउन 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975। इसमें क्या कर दिया गया था, लिमिट कर दिया गया था जुडिशियल रिव्यू को। सेकंड क्या है, प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट, ठीक है। मिनर्वा माइल केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कैन नॉट ओवरराइड फंडामेंटल राइट। रामलीला मैदान केस अपहेल्ड करता है राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुल्ली। अब ये सब क्वेश्चन ऐसा है ना, बेसिक स्ट्रक्चर वाला, अगर आप इसको, अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर इसमें नॉलेज है तो आप इजीली इसमें ढेर सारा पॉइंट आप जनरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास नॉलेज होता ये 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में, तो आप इजीली लिख सकते थे ना कि अच्छा ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को ये तो प्रिवेंट करता है। फिर अगर आप देखोगे, रामलीला मैदान का केस होगा, या तो पुट्टा स्वामी वाला केस अगर याद होगा, तो यहाँ पे सीधे देखो अच्छा नहीं नहीं, ये तो फंडामेंटल राइट को भी प्रोटेक्ट करता ही करता है। फिर उसके बाद ये देखोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, अगर ये क्वेश्चन, अगर ये याद है, देख स्ट्राइकिंग डाउन ऑफ एनजेएसी एक्ट, एनजेएसी एक्ट अगर याद है तो अच्छा नहीं, ये तो इंश्योर करता है ना, इंश्योर करता है जुडिशियल रिव्यू को, जुडिशियल रिव्यू को इंश्योर करता है। या तो फिर ये भी कर सकते हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी को प्रमोट करता है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी को प्रमोट करता है, अगर ये याद हो तो, है ना। उसके बाद देखो, अगर देखो एस आर बोमाई केस में ये क्या हुआ, रिस्ट्रिक्टेड आर्बिट्री इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। अगर प्रेसिडेंट रूल बार बार कहीं लग रहा है, बार बार कहीं लग रहा है, तो उसमें क्या होगा, फेडरल फीचर जो होगा वो क्या होगा, वीक होगा, है ना। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का रोल अगर आता है, बेसिक स्ट्रक्चर का रोल आता है, तो इसमें फिर अगर ये केस अगर याद हुआ एस आर बोमाई का या प्रेसिडेंट रूल के बारे में, तो इससे क्या होगा, अच्छा बेसिक स्ट्रक्चर है तो क्या करेगा, हमारे जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको भी तो प्रमोट कर रहा है ना। तो आप सीधे ये लिखोगे, स्ट्रेंथ फेडरलिज्म एंड स्टेट ऑटोनॉमी, और सीधा आप सीधे ये केस लो डाल दोगे, है ना। अब ये देखो, प्रिजर्व करता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बारे में भी देख सकते हो, अभी हमने पढ़ा था नोटा के बारे में, देखो नोटा इंट्रोड्यूस किया पीयूसीएल केस में, तो इससे भी ये भी होगा ना कि अच्छा ये तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन को प्रमोट कर रहा है, ठीक है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन को प्रमोट कर रहा है, ट्रांसपेरेंसी है इलेक्शन में उसको प्रमोट कर रहा है। जैसे क्या, वो नोटा को स्ट्रक डाउन कर दिया गया, सॉरी इलेक्टोरल बॉन्ड को, सॉरी इलेक्टोरल बॉन्ड को स्ट्रक डाउन कर दिया, तो इससे क्या होता है, अच्छा ये तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन को प्रमोट कर रहा है, ट्रांसपेरेंसी ला रहा है। तो ये भी क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ही है, सारा बेसिक स्ट्रक्चर में ही आ रहा है। अब सेकुलरिज्म लाओ,
सेकुलरिज्म को प्रमोट कर रहा है, तो ये भी क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। इसका भी केस लॉज है, तो इसको भी डाल सकते हो, है ना। अब देखो जेंडर जस्टिस अगर आ गया, जेंडर जस्टिस, ट्रिपल तलाक बैन, तो ये क्या हो, सेकुलरिज्म, यहाँ से सेकुलरिज्म प्रमोट हो रहा है ना, सेकुलर स्ट्रक्चर होना चाहिए, जेंडर जस्टिस होना चाहिए। इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, ये भी प्रमोट क्या कर रहा है, सेकुलरिज्म को प्रमोशन हो रहा है, प्रमोशन ऑफ सेकुलरिज्म, बेसिक स्ट्रक्चर कर रहा है। तो सारा पॉइंट आप, ढेर सारा पॉइंट आप जनरेट कर सकते हो, डिपेंड करता है कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो अगेन देखो, प्रोटेक्ट सेकुलरिज्म एंड रिलीजियस फ्रीडम, प्रिवेंट करता है एग्जीक्यूटिव ओवररीच एंड अब्यूज ऑफ पावर, हाँ ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी है, निगेटिव है, कि जुडिशियल ओवररीच है, एक्सपांडिंग जुडिशियल पावर है, ठीक है। अब जैसे जो पेगासस का काफी सारा ये चला था, पेगासस न्यूज चला था, है ना, पेगासस इशू आया था, तो उसमें जुडिशियरी इंटरवेन किया था, ठीक है। और जबकि काम था किसका, एग्जीक्यूटिव का, उसको रोकने का, रोकथाम के लिए, लेकिन इंटरवेन किसका क्या हुआ था, जुडिशियरी का। तो आप यहाँ एग्जांपल डाल सकते हो। और काफी सारी चीजें हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा था यमुना रिवर का क्लीन करने के लिए, तो भी एग्जीक्यूटिव का काम है, ना कि सुप्रीम कोर्ट का काम है। फिर उसके बाद देखो बैन किया जाता है फायर क्रैकर्स एंड ऑल, ये भी एग्जीक्यूटिव का काम है ना, एग्जीक्यूटिव का काम है, लेकिन लाया किसने, जुडिशियरी ने, ठीक है। और जुडिशियल ओवर देखो, अभी मैंने पढ़ा, अभी हमने क्या पढ़ा था, बैन किया गया था लीकर को हाईवे पे, ये काम जुडिस एग्जीक्यूटिव का पॉलिसी मेकिंग काम है, तो इसको आपको करने देना चाहिए, रेदर देन आप उसमें जाके इंटरवेन कर रहे हो, उसको बैन कर रहे हो। इससे क्या होगा, स्टेट का जो क्या हो, स्टेट का जो फंड आता, ये आप क्या कर रहे हो, हार्म कर रहे हो ना, इकोनॉमिक फ्रीडम आप उसको सीज कर रहे हो। तो ये सारा क्या है, जुडिशियल ओवर रीच है। नो फिक्स डिफिनीशन है, आपके पास तो पता ही नहीं है ना कि जुडिशियल बेसिक स्ट्रक्चर आप किसको बोलोगे, आपके पास तो खुद डिफिनीशन नहीं है। तो ये क्या है, सब्जेक्टिव है काफी, एक इवॉल्विंग कंसेप्ट है, नॉट एक्सप्लिसिटली लिस्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इससे भी और इशू हो रहा है ना। स्लो डाउन करता है इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिफॉर्म, पॉलिसी रिफॉर्म, जैसे अब जैसे यहाँ पे स्लो डाउन, अभी हमने पढ़ा वो वाला क्या बोलता है, अभी एग्जाम्पल्स हमने पढ़ा ना, बैन ऑफ लिक्विड, ठीक है, बैन, लिकर का बैन कर दिया गया था हाईवे पे, तो भी क्या हुआ, स्लो डाउन, इकोनॉमी को स्लो डाउन आप कर रहे हो ना, गवर्नमेंट का पॉलिसी आप उसको क्या करे, स्ट्रिक्ट कर रहे हो। हिंडर करते हो क्रिमिनल जस्टिस और नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम को, नेशनल सिक्योरिटी रिफॉर्म को, जैसे करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब है ना, उसमें क्या किया, उसमें पुलिस पावर पे क्या किया इन्होंने, रिस्ट्रिक्शन क्या किया, रिस्ट्रिक्शन डाल दिया। इससे क्या हुआ, आप क्रिमिनल जस्टिस को क्या कर रहे हो, हिंड्रेस कर रहे हो क्रिमिनल जस्टिस को एंड नेशनल सिक्योरिटी रिफॉर्म को। उसके बाद अनक्लियर हायरार्की बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, ये देखो बिहार का जो लिक्विड प्रोविजन लॉ है ना, चैलेंज हुआ गया था किसके द्वारा, अंडर राइट टू लाइवलीहुड आर्टिकल 19 वर्सेस आर्टिकल 41 डीपीएसपी, ठीक है। ये आपका निगेटिव हो गया, पॉजिटिव हमने डाल दिया, निगेटिव भी हमने डाल दिया। अब इसका इतना ही बस लिखना है इसमें, बाकी काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला टॉपिक है क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसमें कोड देखो, कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज टू रिजिड does not adapt to changing needs while one that is too flexible risks adaptability, बी आर अम्बेडकर। ये कोड काफी अच्छा है, इसको कोड कर सकते हो। एक चीज देख ध्यान देना, पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, इसमें पॉइंट्स आप काफी सारा जनरेट कर लोगे, अगर आप थोड़ा सा अटेंटिव रहते हो ना, तो पॉइंट काफी जनरेट होगा और आपको एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे मिलेंगे। तो बस अपने माइंड को क्या करना है, ओपन अप रखना है, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, अब ये भी देखो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यों है, ये आप सोचोगे ना। अगर आपने पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, तो आप पहला तो पॉइंट यही लाओगे कि चेंजिंग नीड के कारण हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट जरूरी है। हम एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है ना, डाइवर्स, हमारे पास डाइवर्सिटी काफी ज्यादा है, तो उसको उसको सस्टेन करने के लिए हमें अमेंडमेंट जरूरी है। हम फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी को जो बैलेंस है उसको बरकरार रखने के लिए इसका अमेंडमेंट जरूरी है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को इनहेंस करने के लिए अमेंडमेंट जरूरी है। चेंजिंग सोशियो इकोनॉमिक नीड्स के कारण हमें चेंजिंग अमेंडमेंट जरूरी है, ठीक है। जैसे राइट टू एजुकेशन लाया गया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, तो उसको क्या अमेंडमेंट करके लाया गया ना, राइट टू एजुकेशन, क्योंकि हमें नीड, ऐसा लगा कि नीड है अब, ठीक है।
अब जैसे पंचायती राज लाया गया, पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, है ना। तो हमारा नीड था क्या कि गवर्नेंस को और गवर्न जो डेमोक्रेसी है उसको लोअर लेवल तक ले जाना था, इसलिए हमें लगा कि अब इसको लाना चाहिए, तो हमने अमेंडमेंट लाया। अब टाइप्स अब देख लेना, सिंपल मेजोर सिंपल सिंपल मेजोर सिंपल और स्पेशल मेजोरिटी, और इस, इसको ठीक है, और बाय स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन, इसका आप देख लेना, प्रोविजन देख लेना क्या क्या है। ठीक है, अब इसको देखते हैं पॉजिटिव क्या है। देखो, इंश्योर करता है एडेबिलिटी टू चेंजिंग नीड्स। पहले जीएसटी लाया गया, जीएसटी लाया गया 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, क्यों? इंडिया टैक्सेशन को मॉडर्नाइज करने के लिए। अब डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ है, रिप्रेजेंटेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, तो जैसे 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया, क्यों? ये वोटिंग एज को अब घटाना चाहिए 21 टू 18। एम्पावर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, अगेन 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया। ओबीसी रिजर्वेशन लाया गया इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, इंस्टीट्यूट में, है ना। अब इकोनॉमिक जस्टिस के लिए अगर आप यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन भी डाल सकते हो, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लाया गया, है ना। उसके बाद स्ट्रेंथन करता है इंटरेस्ट ऑफ लिंग्विस्टिक ग्रुप को। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखो, इंडियन नेशन बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी इंश्योरिंग बेटर गवर्नेंस। प्रोटेक्ट करता है डेमोक्रेसी को। 52nd अमेंडमेंट लाया गया एंटी डिफेक्शन के लिए, ताकि जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है उसको कर्व कर सके। इंश्योर करना है ग्रास रूट गवर्नेंस एंड डिसेंट्रलाइजेशन, देखो अभी हमने बात किया था। पॉलिटिकल मैनिपुलेशन अमेंडमेंट, एक मिनट, क्या है, कहाँ टच किया, अच्छा सॉरी। हाँ, अभी निगेटिव बात कर लेते हैं, निगेटिव। देखो, जुडिशियल वर्सेस पार्लियामेंट्री पावर स्ट्रगल है। अब यहाँ देखो, एनजीएसी एक्ट जो आया था उसको लाया गया, तो उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया था। सेकंड क्या है, वीकनिंग ऑफ फेडरलिज्म है। ये फेडरल स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है, वीक कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट के जैसे अभी देखो जीएसटी जो लाया गया है, जीएसटी, इसमें क्या है, स्टेट का डिपेंडेंसी बढ़ा है ना, स्टेट का डिपेंडेंसी बढ़ रहा है सेंटर पे, जिससे क्या फेडरल स्ट्रक्चर क्या हो रहा है ना, डाउनग्रेड हो रहा है, वीक हो रहा है। तो आप निगेटिव में आप इसको भी लिख सकते हो। थर्ड क्या है, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन ऑफ अमेंडमेंट। अब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी वीकेंड जुडिशियल रिव्यू एक्सेसिव पावर टू एग्जीक्यूटिव, ये आप इसको एग्जांपल आप इजिली यहाँ पे डाल सकते हो। ओवर यूज ऑफ अमेंडमेंट, लाइक 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, वो किस लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी को, लेकिन क्या हुआ था, बट स्ट्रक डाउन कर दिया गया, क्यों? ताकि स्टेट लेजिस्लेचर को लोग बाईपास करके ये अमेंडमेंट लाए थे। तो इससे क्या, ओवर यूज आप कर रहे हो ना, स्टेट को आप ये नहीं कर रहे हो, अपने ट्रस्ट में नहीं ले रहे हो, और आप उसको यूज कर रहे हो, तो इसके कारण ये भी हुआ। ठीक है, अब वे फॉरवर्ड क्या करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन को बनाया जाना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद प्री अमेंडमेंट जुडिशियल स्क्रूटनी करवाना चाहिए। पब्लिक रिफरेंडम फॉर मेजर चेंज हो, ताकि डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन बढ़े। फोर्थ में स्ट्रॉन्गर फेडरल कंसल्टेशन होना चाहिए, ताकि जो इंश्योर हो सके स्टेट रोल इन अमेंडमेंट। ये सारा चीजें आप लिख दोगे, मार्क्स आपको अच्छा मिलेगा। ठीक है, एक जो टॉपिक है ना, इंडियन फेडरलिज्म, ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे हाईली इंपॉर्टेंट लग रहा है। कि अभी इसलिए कि देखो, अभी जो तमिलनाडु में ना, तमिलनाडु तमिलनाडु में एक डिबेट ये हो रहा है कि उन्होंने जब बजट के टाइम पे उन्होंने एक अपना लैंग्वेज, अपना जो रूपी का जो सिंबल था ना, उन्हें चेंज करके खुद से कुछ यूज किया। ठीक, और सेकंड क्या चल रहा है, अभी नॉर्थ वर्सेस साउथ चल रहा है लैंग्वेज को लेके। ठीक है, तो ये मुझे इसी इसी को लेके मुझे तो लग रहा है कि फेडरल टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें भी पार्टिकुलर क्या है, क्या स्टेट को ज्यादा ऑटोनॉमी देना चाहिए या नहीं, तो इस पे आप हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, ये अगला अगला जो लेक्चर होगा ना, इसको उसमें डिटेल में इसको डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी एक शॉर्ट में स्टेट नीड मोर ऑटोनॉमी और नॉट, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एक मिनट, शायद पॉइंट मिस हो गया, तो इसको आज के लिए रहने देते हैं। ठीक है, कल मैं इसको डिस्कस कर लूंगा, अभी दूसरा टॉपिक देख लेते हैं। सॉरी फॉर दैट।
कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट है डेट डिफाइन करता है स्ट्रक्चर, पावर एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है? इंश्योर करता है पावर इज एक्सरसाइज विद इन लीगल लिमिट्स, प्रिवेंट करता है आर्बिट्ररी रूल। इसमें डिफरेंसेस देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है? प्रिंसिपल इंश्योरिंग गवर्नमेंट पावर इज एक्सरसाइज विद इन लिमिट्स। सेकंड क्या है? स्टैब्लिश करता है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नेंस मैकेनिज्म। सेकंड में, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? प्रिवेंट आर्बिट्ररी पावर एंड प्रमोट रूल ऑफ लॉ, कैन एग्जिस्ट इन अथॉरिटेरियन और डेमोक्रेटिक स्टेट। थर्ड क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में देखो, एग्जिस्ट ओनली इन डेमोक्रेटिक एंड रूल बेस्ड स्टेट। अब एग्जाम्पल्स मैंने डाल दिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950, एंड फोर्थ में यहाँ पे देख लो रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, एग्जाम्पल्स में यहाँ डाल दिया गया, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देख लेते हैं इसमें, है ना। आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 है इंश्योर जुडिशियल रिव्यू अगेंस्ट आर्बिट्ररी लॉज। आर्टिकल 14 देख लो, नो आर्बिट्ररी एक्शन बाय द स्टेट। आर्टिकल 32 एंड 2020 22(6), 226, सिटीजन कैन चैलेंज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट। आर्टिकल 50 प्रिवेंट एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस ओवर कोर्ट। आर्टिकल 368 इंश्योर फ्लेक्सिबिलिटी व प्रोटेक्ट बेसिक स्ट्रक्चर। ये सारा कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल जो है, इसको आप याद कर लेना, ठीक है। यहाँ पे हाँ सॉरी, यहाँ पे की फीचर्स देख लेते हैं इसका। लिमिटेड गवर्नमेंट प्रमोट करता है, पावर इज नॉट एब्सोल्यूट बट सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्टेड द यूज ऑफ आर्टिकल 356 बाय इंश्योरिंग जुडिशियल रिव्यू। सेकंड क्या आता है? रूल ऑफ लॉ, लॉ अप्लाइज इक्वली टू ऑल। आर्टिकल 14 के बारे में देख लो, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। थर्ड पॉइंट देखो, सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। फोर्थ में देखो जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल 13 यहाँ डाल देना। फिफ्थ में देखो फंडामेंटल राइट एंड फ्रीडम, आर्टिकल 14 टू 35, यहाँ पे देख लेना एग्जांपल्स में, केस लॉ डाल देना। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन एक्सपांडेड करता है आर्टिकल 21 को। फिर सिक्स में डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, आर्टिकल 326 यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। चैलेंज में देख लो, जुडिशियल ओवररीच है, मेजोरिटेरियनिज्म है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, इमरजेंसी प्रोविजन है, ठीक है। अब इसका कुछ जो वे फॉरवर्ड हो सकता है, वे फॉरवर्ड, ताकि कुछ रिकमेंडेशन इसके लिए आया था। सेकेंड ईयर से कॉल फॉर रिड्यूसिंग पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर इंस्टीट्यूशन। फिफ्थ, लॉ कमीशन रिपोर्ट क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर। एंड थर्ड में नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किस लिए? ग्रेटर सेफगार्ड अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव ओवररीच। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। कल जो भी टॉपिक्स बाकी जो बचा होगा, उसको पार्ट वाइज में करवा के इसको जल्दी से फिनिश कर देंगे, ठीक है। और जो पीडीएफ है, मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।